प्रस्तुत है सोनाली गर्ग द्वारा लिखी हुई कहानी बहू रानी। तो ये कहानी शुरू करते हैं। आहा, शाम की ताजा हवा, बरसाती मिट्टी की सौंधी सौंधी महक, घर लौटते परिंदों की चहचहाहट। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, खासकर वे जो मनुष्य को प्रकृति से जोड़ती हैं। यही सब सोचते सोचते मैं घर की ओर लौट रहा था। मैं यानी रिटायर्ड ब्रिगेडियर अर्जुन अहलावत, करीब 36 साल भारतीय सेना की सेवा करने के पश्चात 3 साल पहले ही रिटायर हुआ हूँ। हालात कुछ ऐसे बने कि रिटायरमेंट के बाद दिल्ली में अपना मकान होते हुए भी सब बेच बाच कर देहरादून शिफ्ट होना पड़ा। क्यों, यह मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो आप इतना ही जान लीजिए कि सेना में उम्र भर नौकरी करने के बावजूद मैं एक बेहद खुश मिजाज सरल उदार व्यक्ति हूँ। परिवार में कृष्णा है। जी हाँ, मेरी धर्म पत्नी कृष्णा अहलावत। नाम रखने में माँ बाप ने अवश्य जल्दबाजी की होगी, क्योंकि कृष्णा कहीं से भी कृष्ण वर्ण की नहीं है। दूध धुला रंग, सामान्य कदकाठी और हल्का भूरापन लिए हुए घुंघराले बाल, एक स्वस्थ जाट परिवार की स्वस्थ पुत्री व बहू। मेरे दोनों बच्चों प्रणव व प्रज्ञा की ममतामयी माँ व मेरे लिए एक धर्म भीरू गृह कार्य दक्ष पत्नी। उसके व मेरे बाहरी व्यक्तित्व की समानताएं छोड़ दें तो हमारे विचारों में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। यह दीगर बात है कि ज्यादातर हिंदुस्तानी विवाह इस अंतर के बावजूद सफलता की सिल्वर व गोल्डन जुबली मनाते आ रहे हैं। उसे देहरादून लाने में मुझे कितनी दिमागी मशक्कत करनी पड़ी यह मैं ही जानता हूँ। अब आपसे क्या छिपाना, जिंदगी भर की कमाई लगाकर दिल्ली के शालीमार बाग में अपना 2 मंजिला मकान खड़ा किया था। कुछ दिन उसमें रहे भी, पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। बेटी उन दिनों मेडिकल करके यूएस जाने की तैयारी में थी। वह प्रणव आर्किटेक्चर के प्रथम वर्ष में। अचानक हम पर प्रकट हुआ कि प्रज्ञा अपने विजातीय सहपाठी से प्रेम विवाह करना चाहती है। सुनकर मैं तो संयत रहा, पर कृष्णा तो आपा ही खो बैठी। उसकी नजरों में बेटी की इस साजिश के पीछे मेरा हाथ था। अब मैं उससे क्या कहता कि मेरी बला से एक करियर शुदा परिपक्व लड़की करियप्पा से विवाह करे या कुमावत से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कृष्णा की हाय तौबा से घबराकर प्रज्ञा ने कोर्ट मैरिज कर ली और मैं ये अपराध कर बैठा कि नव विवाहित दंपत्ति को एयरपोर्ट तक सी ऑफ करने चला गया। इसकी सजा यह मिली कि 1 महीने तक कृष्णा न मुझसे बोली, न ही उसने ढंग से कुछ खाया पिया। कुछ रोज तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर जब उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगा तो मुझे बड़ी चिंता हुई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह करके यह नतीजा निकाला कि श्रीमती जी घोर डिप्रेशन यानी अवसाद की स्थिति में है। यदि उन्हें शीघ्र ही इससे न निकाला गया तो मुश्किल आ सकती है। सुनकर मेरे तो जैसे हाथ पैर ही फूल गए, किंतु प्रणव ने सही राय दी कि मैं उसे लेकर आबो हवा बदलने किसी नैसर्गिक जगह पर निकल जाऊं। जाने की सोच ही रहा था कि मुझे अपने पुराने दोस्त कर्नल उपप्रेती का ख्याल आया। रिटायरमेंट के बाद वो अपने घर देहरादून चला गया था। कई बार उसने हमें बुलाया, पर किसी न किसी वजह से हम जा न सके थे। आज इस मुसीबत की घड़ी में मुझे वहीं जाना उचित जान पड़ा। मैं पत्नी सहित बोरिया बिस्तर बांध देहरादून चला आया। यहाँ आकर कृष्णा की हालत में आश्चर्यजनक गति से सुधार हुआ। एक तो उपप्रेती का खुला हवादार बंगला, दूजे उसकी हंसमुख गढ़वाली पत्नी का साथ, दोनों मिलकर कृष्णा के लिए जैसे रामबाण सिद्ध हुए। कर्नल मुझे किचन गार्डन में उलझाए रखता और उसकी पत्नी कृष्णा को दवाइयां कम और बातों की खुराक अधिक देती। लिहाजा हुआ यह कि 3-4 हफ्तों में ही कृष्णा कुर्सी छोड़ बैडमिंटन खेलने लगी, रसोई में पकौड़े तलने लगी। और जब एक दिन उसने अचानक बगीचे से गुलाब तोड़कर जूड़े में खोसा तो मैं 40 साल पहले की कृष्णा को याद कर बैठा, जो हमेशा अपने जूड़े में फूल लगाए रहती थी। जाने का समय निकट जान मैंने उपप्रेती से दिल्ली की टिकटें रिजर्व कराने को कहा, किंतु आशा के विपरीत उसे मेरे निर्णय से कोई खास खुशी नहीं हुई, बल्कि जो कुछ उसने कहा वह शब्दशः मुझे आज तक याद है। जाना है तो चले जाओ अर्जुन, पर दिल्ली में तुम अपने बंगले के कैदी होकर रह जाओगे। बच्चे आजकल अपनी जिंदगियां संभाल लें, यही बहुत है, हमारी किसे पड़ी है। मेरी मानो तो इसी लेन में एक प्रॉपर्टी हाथों हाथ बिक रही है। ज्यादा नहीं तो 12 से 15 लाख में सौदा तय है। मेरे पास यहीं बस जाओ, बुढ़ापे में साथ देंगे एक दूसरे का, साथ साथ सुख दुख बांटेंगे। मैं आश्चर्यचकित था कि उसने इतनी दूर की सोच डाली, पर कृष्णा की मन स्थिति ने मुझे भी सहमा रखा था। अब यदि दूसरी दफा कुछ गफलत हुई तो मैं क्या करूंगा। कृष्णा को मनाना सहज नहीं था, पर मेरी जिद के आगे उसे भी झुकना ही पड़ा। प्रणव हॉस्टल में था ही, उसे हमारे निर्णय से कोई ऐतराज नहीं हुआ और हम उपप्रेती के सहारे देहरादून बस ही गए। दिल्ली से उत्तरांचल का स्थानांतरण हमें महंगा नहीं बल्कि सुविधाजनक ही पड़ा था।
घर तुरंत फुरत व्यवस्थित कर डाला उप्रेती के पहाड़ी नौकर ने। उसी ने एक नौकर हमारे लिए भी जुटा दिया था। कृष्णा का अधिकांश समय बागवानी में बीतता या मिसेज उप्रेती के साथ, और मुझे तो कर्नल ने वापस पुराने दिनों में खींच लिया था, जहां था फौजी बिरादरी के रिटायर्ड मेंबर्स का साथ। क्लब की फुर्सत भरी शामें, लॉन के ताजे फल, सब्जियों की लज्जत और शिवालिक की ठंडी मस्त बयार। मैं हर चिट्ठी में प्रणब को लिखता कि कैसे देहरादून उसकी माँ व पिता को रास आया है, वह कैसे हमें उसका बड़ी शिद्दत से इंतजार है। लीचियों की सौगात भेजता रहता और प्रणब से भी सुनता कि कैसे उस तक पहुंचने से पहले ही पार्सल गायब हो जाता है। कुल मिलाकर हम मियाँ बीबी हर तरह से सुखी व संतुष्ट थे, पर कहते हैं ना कि अपनी नज़र खुद को ही लग जाती है। कुछ कुछ वैसा ही हमारे साथ भी हुआ। प्रणब नहीं, उसकी आज्ञाकारिता की क्या तारीफ करूं। कोर्स पूरा होते ही हमारे पास देहरादून में ही सेटल होने की कोशिश करने लगा। हमने कहा भी कि दिल्ली उसे ज़्यादा सूट करेगा, पर उसने हमें अकेले छोड़ने से साफ मना कर दिया। प्रणव के आते ही हमारे शांत घरौंदे में जैसे बाहर आ गई। युवा लड़के लड़कियों का जमा बाड़ा हर पल हमारे आशियाने को गुलजार किए रहता। मैं तो खुश था, पर कृष्णा को कुछ ही दिनों में खींच होने लगी, क्योंकि उसका अनुशासित स्वभाव उसे आवश्यकता से अधिक किसी से घुलने मिलने नहीं देता था। प्रणव की इस बेपरवाह सी जीवन शैली को देखकर मेरे मन में एक ख्याल आया और मैंने कृष्णा को भी मन की बात कह डाली। सुनो कृष्णा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब एक बहू की जरूरत है? कृष्णा मेरी बात सुनकर फीकी हंसी हंस दी। मुझे या तुम्हें? थक गए हो मेरी सेवा करते करते? अरे नहीं यार, मैं हंस दिया था। आजकल बहुएं पति सेवा के लिए लाई जाती हैं, सास ससुर के लिए नहीं। वह आकर प्रणव को संभाल ले, यही बहुत है। कृष्णा की सहमति ले हमने प्रणव से बात की तो पाया अनेक महिला मित्रों के बावजूद शादी के मामले में वह पेरेंट्स पर ही निर्भर है। इस बात की हमें खुशी ही हुई थी, किंतु शीघ्र ही हमें पता चल गया कि हमने बिन बुलाई आफत मोल ले ली है। प्रणव की नौकरी बेहद आकर्षक न सही, किंतु उसकी कद काठी और चेहरा अनदेखा करना असंभव था। हमारे जान पहचान वाले यह जानकर कि हम बहू की तलाश में हैं, बिन बादल बरसात की तरह टपक पड़े थे, और मैं व कृष्णा असहाय से समझ ही नहीं पा रहे थे कि किसे हाँ करें और किसे ना। किसी की लड़की उच्च शिक्षित, गृहकार दक्ष, संगीत विशारद थी, तो कोई केवल इस बूते पर अकड़ता था कि प्रणव को सोने में तोल देगा। मेरी अपनी अपेक्षाएं ना के बराबर थीं, पर कृष्णा का कहना था कि और कुछ हो न हो, लेकिन बहुत सुंदर तो होनी ही चाहिए। प्रणव ने सब कुछ हम पर छोड़ दिया था, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। सबसे पहले मुझे पसंद आई मेजर शर्मा की बड़ी बेटी, जो लखनऊ से बीएड कर इसी साल लौटी थी। बेहद सुशील व घरेलू किस्म की, किंतु कृष्णा का कहना था कि वह प्रणव के सामने बहुत मैच्योर लगेगी। अब मैं इस मैच्योरिटी को क्या नाम देता समझ नहीं पाया, पर जान गया कि मेरी पत्नी मुझे समस्या से जल्दी उबरने नहीं देगी। ऐसा नहीं कि उसे कोई न भाया हो, पर उसकी पसंद की हुई चंपा सिन्हा जैसी चतुर, आकर्षक स्टेट लेवल की वॉलीबॉल खिलाड़ी को देखते ही मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता। यूं जान पड़ता था जैसे किसी भी पल वो हमें भी वॉलीबॉल की भांति उछाल देगी और प्रणव को ले उड़ेगी। और तभी एक दिन प्रणव उसे लेकर घर आया, उसे यानी इस एपिसोड की प्रधान नायिका को। अब रहस्य बढ़ाने से क्या फायदा, लड़की हर तरह से अच्छी दिख रही थी। प्रणव के कंधों को छूता कद, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें और रेशमी लहराते खुले बाल। देखते ही मेरी और कृष्णा की बाँछें खिल उठी। कृष्णा तो शायद उसकी नजर भी उतार बैठती, वह तो प्रणव ने उसे रोक दिया। आप गलत समझ रही हैं मम्मी, रिया इज जस्ट अ फ्रेंड। हम थोड़े दिनों पहले ही मिले हैं। असल में इसके पापा भी आर्मी में हैं, पूना पोस्टेड हैं। इसे पढ़ाई पूरी करते ही देहरादून में जॉब मिल जाएगी, पर रहने की समस्या है। मैंने कहा कि हमारे घर के ऊपर का पोर्शन खाली पड़ा है, वहाँ पेइंग गेस्ट की तरह रह लो, आप लोगों की परमिशन हो तो। कहकर उसने बात अधूरी छोड़ दी। मुझे हाँ कहते ज़्यादा देर नहीं लगती और कृष्णा को ना कहते, पर इस बार उस लड़की का आर्मी का ठप्पा काम कर गया। आखिर अपनी बिरादरी वालों की मदद तो हमें करनी ही थी। इस तरह रिया दत्त हमारे आशियाने में पेइंग गेस्ट बनकर आ गई। पेइंग गेस्ट मेरे हिसाब से एक अजीब विरोधाभास है, क्योंकि जो पे करे वह गेस्ट कैसे हुआ, और जो गेस्ट नहीं वह तो घर वाला ही माना जाएगा। रिया ने हमें डिनर की पेमेंट भी की थी, पर महीना बीतते बीतते कृष्णा ने वह क्लोथ स्वयं ही उड़ा डाला। कारण भी कुछ सहज ही थे। एक तो रिया चूजे जितना खाती, उसमें भी 4 दिन नागा रहता। फिर जिस दिन उसका मन होता, जिद करके सारा दिन रसोई में डिनर की तैयारी करती रहती। क्या कहूँ, कड़ी और पालक पनीर तो वह इतना लजीज बनाती थी कि मैं कृष्णा के हाथ का स्वाद ही भूल गया।
और भी कई बातें थीं जो उसे गेस्ट से गृह सदस्य में तब्दील कर गईं। अब सुबह का अखबार बहादुर नहीं, रिया ही मुझे ला कर देती, और साथ रहता हरी चाय का सेहत से लबलबाता प्याला। ठीक 8 बजे वह नहा धोकर गेट पर ऑफिस जाने को तैयार खड़ी मिलती और मेरा फौजी हृदय उसकी नियमबद्धता को मन ही मन सराहने लगता। कृष्णा के लिए उसके पास सदा ऑफिस की चटखारे भरी गॉसिप का खजाना रहता। 6 बजते ही वह उसे नीचे उतरने के लिए आवाजें देना शुरू कर देती। इन सब के बीच उसे प्रणब से मेलजोल का कितना समय मिलता होगा, आप खुद ही सोच लीजिए। पर इतना बता दूं कि जब जब रिया रात का खाना हमारे साथ खाती, कोशिश करके वह भी समय पर डाइनिंग टेबल तक पहुंच ही जाता था। मेरी अनुभवी आंखें लगातार दोनों का पीछा करती, पर कहीं कुछ भी ऐसा न मिलता जो शक की डोर को पुख्ता कर सके। माना एक आध बार प्रणब उसे ऑफिस छोड़ने गया और कुछ एक बार उसने प्रणब की पसंद की कुछ खास चीजें बनाई, पर इसके आगे कुछ और नोटिस करने का मेरा धैर्य जाता रहा। कृष्णा अक्सर मुझे उसके पिता से बात करने को उकसाती रहती। जब मैं उसे रिया के पंजाबी होने का हवाला देता तो वह हरियाणा और पंजाब की सम्मिलित संस्कृति की दुहाई देने लगती। मैं जान गया कि वह इस नैया को पार लगाकर ही मानेगी, पर इंसान के चाहने से क्या होता है। ऊपर वाले की तरकीबें इतनी अजीबो गरीब हैं कि हम केवल उन पर आश्चर्य कर सकते हैं, शिकायत नहीं। प्रणब की सहमति की हमने खास आवश्यकता नहीं समझी थी, और उसने वैसे भी ये भार हमें ही सौंप रखा था। रिया से उसके पिता का टेलीफोन नंबर तो हमने ले ही रखा था, पर रिश्ते जैसी गंभीर बात एक अजनबी से छेड़ते हुए बेहद झिझक हो रही थी। उस पर अभी हमने अपनी मंशा रिया से भी जाहिर नहीं की थी। कृष्णा बेहद एहतियात से चलने की सोच रही थी, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर यह रिश्ता चाहिए था। अब तो रात दिन उसकी आंखों में बारात और डोली के सपने डोलते रहते। बात करते करते अक्सर वह रिया के बाल सहलाने लगती और कभी उसके ठीक से न खाने पर 100 हिदायतें दे डालती। इसी बीच मेजर मिश्रा की बेटी की शादी का कार्ड आया। हमारे अच्छे परिचित थे, सब परिवार आमंत्रण था। परिवार में अब कृष्णा रिया को भी गिनने लगी थी, सो उसने उसे भी साथ चलने को मना लिया था। मुझे आज भी याद है कृष्णा की गुलाबी रंग की सिल्क साड़ी पहने जब वह सीढ़ियों से उतरी तो कोई राजकुमारी ही जान पड़ रही थी। गले में कृष्णा की ही दी हुई सच्चे मोतियों की माला, कानों में बूंदे और गालों पर स्वस्थ गुलाबी आभा। सादे श्रृंगार में भी वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। प्रणब की आंखों में उतरे प्रशंसा के भाव मुझसे छुपे न रहे, और मन ही मन मैंने भी फैसला कर ही लिया। सुबह होते ही पूना फोन मिलाना है, बस। कहना न होगा, शादी में सबकी नजरें उसी पर जमी रहीं। साथ ही लोगों के स्पष्ट इशारे थे कि हमने उसे बहू के रूप में चुन लिया है। हम खुद भी इसी खुमार में डूबते उतराते घर पहुंचे और ख्वाबों को हकीकत में बदलने का तसव्वुर लिए सो गए। अगली सुबह, जी हाँ, वही हवा, वही भीगी महक, वही चहचहाहट सुनता हुआ मैं रिया के इंतजार में था कि अचानक कृष्णा हाउस कोट में अस्त व्यस्त सी प्रकट हुई। उसे इतनी सुबह जगह देखकर मेरा माथा ठनका। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? मेरे पूछते ही उसने मुड़ा तुड़ा पर्चा मेरी ओर बढ़ाया और मुझे सिसकियों से दहला दिया। बेहद सुंदर कॉन्वेंटी लिखावट में अंग्रेजी में लिखा था। अनुवाद ही पेश कर रहा हूँ। डियर अर्जुन अंकल व आंटी, आपके साथ जो वक्त मैंने गुजारा वह मुझे हमेशा याद रहेगा। आज लेकिन इस सुहाने सफर का आखिरी पड़ाव है। मैं आपके घर से कुछ नकद व आंटी जी के गहने लेकर जा रही हूँ। कुछ मजबूरियां हैं, वरना यहीं रहकर आजीवन आपकी सेवा करती। मैं जानती हूँ आप प्रणब से मेरा विवाह करना चाहते हैं, पर यही समझिएगा कि अपनी मुंह दिखाई में स्वयं ले गई। कहा सुना माफ करना। नोट: पूना फोन करना व्यर्थ है। नंबर ठीक है, पर मेरे पिता नहीं, पुराने लैंडलॉर्ड मिलेंगे। वे नहीं जानते कि मैं कहाँ हूँ। पढ़ते पढ़ते मेरी स्वयं यह हालत थी कि कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ बैठूं, समझना मुश्किल था। कृष्णा का रुदन कब थमा याद नहीं, पर वह इस बार डिप्रेशन में नहीं गई। कारण यही है कि मैंने तुरंत प्रणब की सगाई एक परिचित परिवार में कर डाली और एक परी की तरह सुंदर न सही पर ठीक ठाक बहू घर ले आया। आज भी जल्दी घर पहुंचना है, मेरे बेटे की पहली मैरिज एनिवर्सरी जो है। और हाँ, पेइंग गेस्ट रखने की हमें फिर कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ऊपर का कमरा अब हमारी बहू रानी का जो है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सोनाली गर्ग द्वारा लिखी हुई कहानी बहू रानी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।